हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक बेंगलोर बेस्ड लेडी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट करती है कि उनकी फ्रेंड को यूरोप ना जाने दिया जाए क्योंकि वो यूथनेशिया परफॉर्म करने के लिए जा रही थी। तो क्या आप जानते हैं कि यूथनेशिया क्या है? यूथनेशिया इंडिया में लीगल है कि इलीगल है? आज इस लेक्चर में हम ये सब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूथनेशिया का मतलब है कि टू एंड समवंस लाइफ इंटेंशनली इन ऑर्डर टू रिवील हिज और हर पेन एंड सफरिंग्स। अगर कोई भी पेशेंट किसी भी अनक्योरेबल डिजीज से सफर कर रहा है एक लंबे अरसे से, तो उस केस में वो यूथनेशिया डिमांड कर सकता है। अगर वो किसी भी वेजिटेटिव स्टेट में जा चुका है, कोमा में जा चुका है और काफ़ी समय से वो उसी हालत में है और उसके वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में जाने का कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस हमें नज़र नहीं आता, तो उस केस में यूथनेशिया परफॉर्म किया जा सकता है। तो यूथनेशिया के दो मेथड्स हैं, एक एक्टिव यूथनेशिया, एक पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि पेशेंट को डायरेक्टली लिथल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, पॉइजनस इंजेक्शन लिए जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है। और दूसरा जो है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि एक पेशेंट को डायरेक्टली लिथल इंजेक्शंस तो नहीं दिए जाते, लिथल ड्रग्स तो नहीं दिए जाते, बट उसको उसका लाइफ सपोर्ट छीन लिया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे जिंदा है तो उसका वेंटिलेटर का जो सपोर्ट है वो उससे छीन लिया जाता है। तो इसलिए यूथनेशिया को मर्सी किलिंग या पेनलेस किलिंग भी कहा जाता है या गुड किलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ एक पेशेंट की जो पेन है, उसकी सफरिंग है, उनको कम करना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंडिया में यूथनेशिया लीगल है कि नहीं। इसको समझने से पहले हमें हमारा यह समझना जरूरी है कि क्या इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ है जो हमें ये राइट देता है कि आप अपनी मौत खुद चुन सकते हो। तो इसको समझने के लिए हमें आर्टिकल 21 को समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 21 हमें गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो क्या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू डाई भी आता है? यह समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट उठाना पड़ेगा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें यह कहती है कि जीने का मतलब सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट लाइफ विद डिग्निटी भी होता है। तो लाइफ विद डिग्निटी को हम कहते हैं राइट टू लाइफ। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जिंदा है, वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, वो सोसाइटी में एक डिग्निटी के साथ नहीं जी पा रहा, वो किसी सफरिंग में है, तो उसको मात्र सिर्फ उसको हम राइट टू लाइफ नहीं कहेंगे। तो इस चीज को समझते हुए आगे और एक जजमेंट आई। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति दुबल के केस में क्या हुआ कि यह सामने आया कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने हमें यह जजमेंट प्रोवाइड किया कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में है वो हमें राइट टू डाई भी गारंटी करता है। और उन्होंने आईपीसी सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। अब ये आईपीसी 300 सेक्शन 309 क्या है? आईपीसी सेक्शन 309 का मतलब है, इसका प्रोविजन ये था कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर राइट टू लाइफ और राइट टू डाई जो है वो राइट फंडामेंटल राइट है, तो यहां तो किसी पनिशमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है, वो अपनी लाइफ को एंड अप करना चाहता है, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और उन्होंने आईपीसी सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। फर्दर इस जजमेंट को सपोर्ट करते हुए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाली जो जजमेंट है, इसको सपोर्ट करते हुए पी रथमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, डिविजनल बेंच ने यह कहा कि यस, राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 का, वो हमें राइट टू डाई भी प्रोवाइड करता है। और उन्होंने कहा कि यस, सेक्शन 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फर्दर इस चीज को सिर्फ 2 साल में रिपील किया गया, क्योंकि गैंग कोर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस सामने आया आफ्टर 2 इयर्स 1996 में। तो उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इंसान को मरना सिर्फ जब उसकी नेचुरल मौत होगी तब ही वो मर सकता है, वो खुद कोई भी
ऑप्शन नहीं चूज कर सकता मरने के लिए, तो उन्होंने इस चीज को इलीगल करार दिया। और 1996 में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, आईपीसी सेक्शन 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब हम ऐसी कंट्रीज की बात करेंगे जहां यूथनेशिया जो है लीगल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड में पैसिव यूथनेशिया 2001 से लीगल है। उसके बाद हम बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में यूथनेशिया 2002 से लीगल है। इंग्लैंड में यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया लीगल है। यूएसए की 5 स्टेट्स में यूथनेशिया जो है वो लीगल है। और बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में 2018 से पैसिव यूथनेशिया जो लीगल है, और एक्टिव यूथनेशिया इज स्टिल इनलीगल। वो बहुत बड़ा क्राइम है अंडर आईपीसी सेक्शन 304 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 304 एंड अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में कंप्लीटली इलीगल है। बट पैसिव यूथनेशिया जो है वो लीगल कर दिया गया है 2018 में ऑन सर्टन कंडीशंस। तो कंडीशंस ये है कि यूथनेशिया के लिए पहले 2 जज का एक 2 जज की जूरी बैठेगी और एक डॉक्टर्स की टीम बनाई जाएगी जो कि पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको कंप्लीटली स्टडी करेंगे, उसके केस को स्टडी करेंगे, और उसके बाद अगर उनको लगता है कि यूथनेशिया दे देना चाहिए तो ही यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया दिया जाएगा। तो आप हमें बताइए कि आपका यूथनेशिया के रिलेटेड क्या ओपिनियन है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि दैट इज ए बिग नो। यूथनेशिया जैसी चीज लीगल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारी डेवलपिंग कंट्री में हम एक ऐसे एरा में रहते हैं, या पूरी वर्ल्ड जो है एक मॉडर्न एरा है। कभी भी कोई भी मेडिसिन आ सकती हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आ सकती है, जिससे कोई भी अनक्योरेबल डिजीज जो है वो क्योर की जा सकती है। तो पेशेंस इज द की। हमें नेचुरल जो हमारी डेथ है उस पर स्टक रहना चाहिए। बाकी आप हमें बताइए कि आपका क्या कहना है। हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।